पहले एम.के. सिंह जी, मैं चाहता हूं कि जो ये मामला है पूरा वर्ल्ड ग्लोबल जो इंडेक्स है गवर्नेंस का, इसको लेकर जो सरकार में चिंतन मनन चल रहा है, जो जिस तरह से इसको निपटने की कोशिश इससे की जा रही है, वो क्या जाहिर करता है? सरकार चिंतित है, परेशान है, घबराई हुई है, या उसको लगता है ये कोई इशू नहीं है, इसको मैनेज करना है बस? नहीं, इशू है तभी तो मैनेज करना है। इतना तो मानती है कि इशू है, क्योंकि बाकी सब आप कर लीजिए। उसमें एक रिपोर्ट अभी हम उसका जिक्र करेंगे, उसमें ये बताया गया कि साहब इन्होंने इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, वी डैम की रिपोर्ट है, और वी डैम की रिपोर्ट को अगर आप सीरियली, जिसको अभी आप चर्चा कर रहे थे, तो उसको अगर आप सीरियली देखेंगे तो पाएंगे कि 2019 में उसने लिबरल डेमोक्रेसी माना था। लेकिन ये लिबरल डेमोक्रेसी आधार पे होता है, लेकिन उसने ये कहा था कि ये थर्ड वेव ऑफ ऑटोक्रेटाइजेशन, और उसको जब आगे बढ़ाया उसने तो कहा कि ये भारत स्लिप कर गया है, 85 से 90 नंबर पे आ गया है, और इसमें 10 ऑटोक्रेटिक कंट्रीज में आ गया है। 2021 आता है और इसने फिर से उसको और नीचे गिराया, 97 पे किया, और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल किया भारत के लिए। 22 तक आते आते फिर से इसने दोबारा कहा ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। ये दरअसल ये होता क्या है? इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में डेमोक्रेसी को आप दबा के उसके सारे पैरामीटर्स को छोड़ के सिर्फ इलेक्शन जीतने का एक प्रोसेस बना लेते हैं। जाहिर है मेजोरिटेरियनिज्म होगा, शिवलिंग कभी यहां मिलेगा तो कभी कोई मंदिर वहां मिल जाएगा, लिहाजा एक प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन का शुरू कर देंगे, आप चुनाव जीत जाएंगे। और भारत में जानते हैं कि प्रजातंत्र से जजमेंट डिसाइड होते हैं। इस देश का जो सबसे बड़ा जजमेंट है केशवानंद भारती केस में, वो भी 7-6 से डिसाइड हुआ था। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि आपने डेमोक्रेसी को रिड्यूस करके सिर्फ इलेक्शन विनिंग मशीन का प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है। यही ऐतराज इन कंपनियों, इन संस्थाओं को है। जो वीडेम का आपने देखा, और वीडेम का ही नहीं है, आप फिच का देख लें, मूडी का देख लें, कोई भी आप संस्था उठाएं, 32 संस्थाओं से ये लिया जाता है जो वर्ल्ड बैंक बनाता है। और 32 संस्थाओं में अगर आप देखेंगे तो हकीकत यह है कि किसी ने भी पिछले 4 साल में भारत के इस स्तर को नीचे ही किया है। अब खतरा क्या है? आप चुनाव तो जीत जाते, लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट आता है, और आप जानते हैं कि इकोनॉमी इस समय हर देश की ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेटेड है, लिहाजा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, आपके यहाँ कंपनियां नहीं आएगी लगाने, आपका अपना, जानते हैं एमएसएमई की क्या स्थिति है, तो लिहाजा आप एक इकोनॉमिक डिसास्टर के कोर्स पे चले जाएंगे। यही वो मकाम था जिसमें कि इनकी संस्था ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने ये बात कही। ये एक 36 पेज का डॉक्यूमेंट था जिसमें कि बताया गया, हालांकि उसमें मोदी जी को खुश करने के लिए सान्याल साहब ने ये भी कहा कि साहब ये जो वेरिएबल्स ले रहे हैं ना, ये नोशनल वेरिएबल्स है, क्वांटिफाइबल नहीं है। इसमें तमाम जो वेरिएबल लिए गए हैं, उन्होंने 18 वेरिएबल गिनाए और कहा कि साहब ये नोशनल है, जैसे कि गवर्नेंस की क्वालिटी। अब ये आप कैसे पता करेंगे? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, गवर्नेंस, मोदी जी अगर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता, और हर मीडिया का वो कह रहा है, आज तो मैं तारीफ करूंगा, बल्कि आपको आपकी शिकायत करूंगा कि जब वहां शिवलिंग निकल रहा है तो आप ये टॉपिक क्यों ले रहे हैं? टॉपिक तो इस समय पूरे हिंदुस्तान में शिवलिंग है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। लिहाजा हमारी क्वालिटी गवर्नेंस की जो 6 पैरामीटर्स है, उसमें सबसे पहला है वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी। ये जानते कैसे डिराइव हुआ है? एक बेसिक थ्योरी है कि फ्रीडम इज व्हेन पीपल स्पीक, फ्रीडम इज व्हेन पीपल स्पीक, डेमोक्रेसी इज व्हेन गवर्नमेंट्स लिसन। आप बोल लीजिए, ये फ्रीडम आपको हो सकता है कि आप खूब बोले, हम आप खूब बोलते रहे, संतोष जी और समन जी बोलते रहे, और हमें बाकी पैनलिस्ट बोलते रहे, पता लगे गवर्नमेंट से काहिल ले, कुछ नहीं सुनेंगे, तब आप क्या करेंगे? तो इसीलिए वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी ये क्लब करके बनाया गया, ये पहला वेरिएबल है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है भारत में। ये लगातार, और आपने जो अभी रिपोर्ट पढ़ी है,
उस रिपोर्ट में स्टेट डिपार्टमेंट की, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की, बहुत क्लियर कहा गया है कि जर्नलिस्ट को, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, इन सबको जब जब गवर्नमेंट के खिलाफ बोले हैं, इनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगाए गए हैं, यूएपीए लगाया गया है, एंटी टेररिस्ट एक्ट लगाया, ये वो शब्द इस्तेमाल किया है। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया देख रही है। आप एक ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच में, शुतुरमुर्गी अप्रोच में, आप रेत में मुंह दबा दे रहे हो, कह रहे कि इल्ले हमारे यहाँ तो सब अच्छा है, क्योंकि आपकी मीडिया यही कहती है। आप जब जी। का एडवर्टीजमेंट देते हैं, 4,000 करोड़ का आपका एडवर्टीजमेंट बजट है, तो आप नेचुरली ये कहलवा सकते हैं मीडिया से, एक बड़े सेक्शन से। तो आप मुतमईन है कि साहब कहीं कुछ नहीं हो रहा, मुद्दा यहाँ कतहु का चुना ही, ये जो तुलसीदास ने कहा है, ये आपके इस पॉलिसी में है। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चूंकि पूरी दुनिया देख रही है, और दर्द आपको तब होता है जब कोई पिच, कोई बूढ़ी आपकी रेटिंग नीचे करके और जंग करने जा रहा होता है, जो अब होने जा रहा है। तो जैसे ही वो जंग कटकटी मिलाएगा, सारे इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे। अभी आपने देखा किस तरह फोर्ड ने अपनी लगी लगाई हुई कंपनी यहां से हटा ली। जी। इसके अलावा एलन मस्क का भी यही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एहसास मोदी जी को अब हुआ है कि नहीं, ये अंदर के वो होने से नहीं होगा कि आपने शिवलिंग बना के और देश का टोटल डिस्कोर्स इससे हटा लिया। यहां से तो आप हटा लेंगे डिस्कोर्स, और हर आदमी शिवलिंग पे चला जाएगा कि साहब वो मिला है। लेकिन जो दुनिया की ताकतें हैं वो देख रही हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी को का ट्रेजेक्ट्री क्या, डायरेक्शन क्या दिया है आपने। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक मोदी जी के लिए बड़ा चैलेंज है। ये बात बिल्कुल सही है कि मोदी जी गवर्नेंस नहीं समझ पा रहे हैं, और ये आज का नहीं है। 2014 में मुझे याद है कि जब उन्होंने कहा था कि हर आदमी के जेब में 15 लाख आए, तो अगर 7वां तक भी का बच्चा होगा तो उससे कोई पापा उसका सवाल करता होगा, या चाचा आता होता है सवाल करता होगा, तो यही पूछता हो, बेटा 22 में 15 का गुणा करके बताओ कितना होता है। मोदी जी ने अगर 22 करोड़ गरीबों में 15 लाख का गुणा कर दिया होता, तो वो जो अमाउंट आता वो भारत के अगले 46 साल के बजट के बराबर होता। लेकिन वो उसकी जरूरत नहीं थी। आपने बरेली में जब सभा में 2016 में कहा कि किसानों की आमदनी दूनी हो जाएगी, तो आपने किसी एक्सपर्ट से नहीं पूछा था। अगर पूछते तो पहला सेंटेंस ये कहता, हुजूर दूनी कितने से हो जाएगी, क्योंकि आपको यही नहीं मालूम किसान की आमदनी कितनी है। तो गवर्नेंस की क्वालिटी मोदी जी की हमेशा बहुत पुअर रही है। मैं कुछ व्यक्तिगत इंस्टांस भी जानता हूँ। मनरेगा को लेके उनके मन में एक कितना आक्रोश था कि उन्होंने एक मुझसे ही संवाद में एक चर्चा हो रही थी टेलीफोनिकली, तो उसमें भी कहा था और पार्लियामेंट में भी कहा कि मनरेगा I will not close मनरेगा, I will not close मनरेगा policy because it is a monumental failure of the Congress government, और ये हम पूरी जनता को दिखाते रहेंगे। ये उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था। आज उस मनरेगा में 105 लाख करोड़ खर्च हो रहा है, और वो उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अभी यूएनडीपी ने उसकी तारीफ की, दुनिया की तमाम संस्थाएं कर रही हैं। तो मोदी जी को सच में गवर्नेंस नहीं आता। वो एकल नेतृत्व की वजह से जो एक यूनि लीडरशिप का कंसेप्ट है, उसके तहत ये गवर्नेंस कर रहे हैं, जिससे ये दिक्कतें आ रही हैं।